एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत करूंगा जो कि मैथ्स और साइंस के लिए होगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 साइंस में और चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में कंप्लीट कर लिया है। और आज है चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट जो कि साइंस का है, वो भी केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो इस चैप्टर को करने के बाद से हम इस फिज़िक्स पे बढ़ेंगे, जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और नोट्स साथ ही साथ आप बनाते चल सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता होगा कि इस चैप्टर में हमें एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, बट वो चीज़ें आती किस में हैं? तो वो चीज़ें आती हैं कंपाउंड के अंतर्गत, और कंपाउंड भी बेसिकली दो तरह के हमको पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो, ये आपके मेन सिलेबस में नहीं है, बट एज ए इंट्रोडक्शन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। देखो, मैंने साइंस जब शुरू किया था मैंने एक बात आपको बताया था कि साइंस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके नाम में ही मैक्सिमम चीज़ें छुपी होती हैं। तो जैसे यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ जो बात हो रही होगी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो रही होगी जो कि लिविंग होते हैं। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे जो केमिकल हमें मिलता है, उन केमिकल्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो केमिकल रिलीज़ करेंगे या जिनसे हमें केमिकल मिलता है, उनको ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डेफिनेशन कैसे दोगे? तो कह सकते हो कि दीज केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनको ही क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक नहीं होते वो इनऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक में हमने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि एनिमल एंड प्लांट्स आ जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? तो इनऑर्गेनिक में उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स और रॉक्स होते हैं, उनसे जो कंपाउंड मिलते हैं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो जो मिनरल्स एंड रॉक से जो केमिकल मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन कैसे दोगे? दीज केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? चलो, अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली नेचर में तीन ही नेचर के होते हैं। एसिडिक होते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो गई। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ा है, हमने बस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर आपको पता करना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, सॉल्ट कौन है, तो कैसे पता करोगे? इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? तो देखो, इन्वायरमेंट में जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करूँ, यानी कि जो आदिमानव वाला जो पीरियड हुआ करता था उस समय की बात करूँ, तो वो बहुत घुमक्कड़ होते थे और कोई भी चीज़ खाते थे। कभी कभार ऐसा होता था मैक्सिमम जो आदिमानव होते थे वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस सब्सटेंस के बारे में पता नहीं है जिनको वो खा लेते थे। तो जाहिर सी बात है, कुछ सब्सटेंस को टेस्ट करना काफ़ी डेंजरस होता है। उसके लिए हमें चाहिए कुछ इंडिकेटर्स जो हमें बताए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट इज़ वेरी डेंजरस टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस, शो देयर आर सम मेथड टू टेस्टिंग द सब्सटेंस। यहाँ कुछ मेथड बताए गए हैं जो कि हमें बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। इनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो बताते हैं कि कौन सा एसिड है, बेस है, कौन सा सॉल्ट है, उनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। बेसिकली ये करते क्या है? ये जो सब्सटेंस होंगे ना, वो एसिड बेस इंडिकेटर के साथ अलग अलग कलर देंगे, यानी कि एसिड अलग कलर देगा, बेस अलग कलर देगा। तो उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। क्लियर है? चलो, इन एसिड बेस इंडिकेटर्स में दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले को कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे को कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यानी कि जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। नाम में ही छुपा है सारी चीज़। नेचुरल यानी कि जो नेचर में एज इट इज़ मिल जाए उसको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। सिंथेटिक यानी जो हम बनाए, मैन मेड जो होता है उसको सिंथेटिक कहते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको लिटमस पेपर हो जाएगा या फिर उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको फिनाफ्थलीन मिल जाएगा एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, हमें इन इंडिकेटर्स के बारे में बात करनी है, डिस्कस करना है, जिसके बेसिस पे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पता करेंगे। अभी देखो, अभी आपको एसिड एंड बेस के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं और कौन एसिड होता है, कौन बेस होता है। क्लियर है? तो चलो इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लिटमस इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। देखो, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल कलर शो करता है। यानी कि अगर नेचुरल सब्सटेंस के अंदर लिटमस पेपर लेके जाओगे ना, तो लिटमस पेपर का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा ये है कि अगर लिटमस पेपर को हम एसिड में पोर करते हैं तो वो रेड कलर शो करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर उसी लिटमस को बेस में पोर करोगे तो वो ब्लू कलर शो करता है। तो ये इंडिकेटर ही तो है, यानी जैसे लिटमस पेपर का जो कलर है ब्लू होगा, हम बता सकते हैं वो बेस है, रेड होगा बता सकते हैं एसिड है, अगर पर्पल कलर हो गया तो हम बताएंगे वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, चलो ये नेचुरल नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, फिनॉफ्थलीन के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं फिनॉफ्थलीन कलरलेस शो करता है, यानी कोई कलर ही शो नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर वाइट कलर हो सकता है। अब फिनॉफ्थलीन को अगर हम एसिड में पोर करते हैं तो ये भी यहाँ भी कलरलेस शो करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेस में इसको पोर करोगे ना तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, बेस में पोर करने पे कौन सा कलर होता है? पिंक कलर। फिर मिथाइल ऑरेंज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज भी जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसको एसिड में पोर करोगे ना ये रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में पोर करोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर आपने देख लिया न्यूट्रल सब्सटेंस, एसिड और बेस में कौन कौन सा कलर शो होता है। इसको एक बार रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से पढ़ लो, और वीडियोस को देखने के बाद से नोट्स को रिवीजन जरूर करना। 5 मिनट में ये चैप्टर पूरी तरीके से तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जितने भी ये चैप्टर का जो टॉपिक है ना बहुत ही डेंजरस है। अगर रियल लाइफ में अगर एक्सपेरिमेंट करने को मिले तो बिना टीचर के या फिर प्रिकॉशन लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी मत करना। कभी कभार हम एज टर्मरिक को भी एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। टर्मरिक यानी कि अपने खाना बनाते हैं ना तो टर्मरिक पाउडर यूज़ करते हैं, ये वही वाला टर्मरिक है। कह रहा है कैन आल्सो बी यूज एज ए इंडिकेटर टू डिटरमाइन द बेस सोल्यूशन। तो किसका यूज़ करते हैं? बेस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ और भी जैसे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये इंडिकेटर्स कौन कौन है इनके बस नाम याद रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये नहीं याद रखना है, बस नाम याद रख लो। हो सकता है कभी पेपर में ऐसा भूला भटका आ जाए। जैसे हमारा ओनियन ओडोर क्लॉथ स्ट्रिप है, ओनियन ओडोर क्लॉथ स्ट्रिप, वेनिला इसेंस, फिर तीसरा है क्लोव ऑयल। ये सब जो है ना ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं। तो खैर इसका बस नाम याद रखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज़ एसिड, एसिड क्या होता है। ठीक है, देखो जो भी एसिड होता है ना वो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बेसिस पे बता पाएंगे कि ये सब्सटेंस जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो हमारा एसिड है। जैसे कह रहा है कि इसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। जो भी एसिड सब्सटेंस होता है उसका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान देना है किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। और इंडिकेटर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। किसको? लिटमस पेपर को। ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज द बेस। और अगर बेस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ना तो ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि ना एसिड रह जाएगा ना बेस रह जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी ये मेन डेफिनेशन नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी बच्चे को जाननी चाहिए। इसका मेन डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरीज के अकॉर्डिंग या फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि एसिड होता क्या है। क्लियर है? अब देखो, अब अगर हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड को डिस्कस करें या फिर बेस को डिस्कस करें तो सबसे पहले बेस को तो जानना पड़ेगा ना। एक जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे हमने एसिड के बारे में जाना है वैसे हम बेस के भी बारे में जान लेते हैं। तो देखो बेस वो सब के सब सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। ठीक है, एसिड में क्या था? सोर था, और बेस में क्या है? बीटर टेस्ट है। फिर ये रेड लिटमस को ध्यान देना, वहाँ ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया, ये रेड लिटमस को वापस से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस बेस को भी जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, यानी कि एसिड की क्वालिटी ही खत्म कर देता है, साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन था एसिड और बेस का जो क्लास 5th और 6th का बच्चा जानता है। बस स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्ट क्या है? जैसे आपने देखा ना कि एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये जो प्रोसेस है ना वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो सब्सटेंस बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि न्यूट्रल मटेरियल दैट हैज़ नो इफेक्ट, यानी कि ना एसिड का होता है ना बेस का होता है। ठीक है, ऑन लिटमस, और लिटमस पे भी डालेंगे ना तो वो कलर ही शो नहीं करेगा। एंड एक्वा सोल्यूशन, अगर लिटमस पेपर का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें अगर साल्ट को डालते हैं ना तो ये नो इफेक्ट शो करता है, तो उन सभी को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये है हमारा मेन डेफिनेशन एसिड का। ठीक है, तो ध्यान देते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। कह रहा है
कि व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, यानी एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिस एसोशिएट टू गिव H प्लस आयन, यानी कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, किसको, एसिड को डिज़ोल्व करेंगे तो ये H प्लस आयन देना शुरू कर देगा, ठीक है, या फिर H3O प्लस आयन में ये वाटर को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या तो H प्लस आयन देगा या फिर H3O प्लस आयन में कन्वर्ट कर देगा। जनरली वाटर क्या होता है, H2O होता है। अब एसिड से एक H निकला तो इसके साथ ही तो जाके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा H3O प्लस आयन। क्लियर है? तो बस हमको ये वाला टर्म नहीं याद रखना है, बस ये वाला टर्म याद करना है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो डिज़ोल्व करने पर वाटर में ये H प्लस आयन देते हैं। क्लियर है? ये आर्हेनियस थ्योरी है। अगर बेस के अकॉर्डिंग, बेस को देखा जाए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, तो कहा जाता है कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, जो भी बेस होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH माइनस आयन देते हैं। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एसिड देखो, अब देखो एसिड में आपने HCl, फिर H2SO4, फिर HNO3, ये सभी एसिड्स के बारे में पढ़ा था। तो इन सब में एक खासियत है कि HCl, देखो HCl एसिड है, H2SO4 ये बेसिकली H2SO4 ये ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि टाइपिंग में ये सबस्क्रिप्ट में नहीं आता है ऐसे, इसलिए ऐसे ये दिख रहा है। अब देखो इन सब में क्या है, H है, यहाँ भी H है, फिर HNO3 को देखोगे यहाँ भी H है। तो यही क्या करता है, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H प्लस आयन ये अपने अंदर से निकाल देता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखो HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सो आपने एसिड तो देख लिया, अब बात कर लेते हैं बेस के बारे में, ठीक है। बेस जो होते हैं, हमने कहा है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि इनका जो एग्जाम्पल होगा उसमें OH प्रेजेंट ज़रूर होगा। देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, देखो ऐसे ही लिखा जाता है, कोई कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसमें देखो क्या मौजूद है, OH मौजूद है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये OH इसमें से सेपरेट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम KOH कहते हैं, इसमें भी क्या मौजूद है, OH मौजूद है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, CaOH का ट्वाइस, इसमें भी देखो क्या मौजूद है, OH मौजूद है, इसीलिए इसको भी क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एसिड और बेस का एग्जाम्पल समझ में आ गया। सिलेबस में आपके एग्जाम्पल भी है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। बस कोई तरीका नहीं है, कई बार इसको याद करो, लिखो, तभी याद होगा, ठीक है। बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये नाम ही ऐसे है ना, इनका कोई ट्रिक नहीं होता याद करने का। ट्रिक से याद करोगे भी 10 दिन बाद भूल जाएगा, इसलिए अच्छा है कि इसको प्रैक्टिस करके याद करो, लिख लिख के याद करो, जल्दी याद होगा। चलो अब हमको ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी देखना है। अभी हमने आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लिया था। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस होते हैं उसको कैसे एग्जाम्पल या फिर उसका डेफिनेशन देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयन डोनर होते हैं, ठीक है। H प्लस आयन क्या होते हैं, डोनर होते हैं। वहाँ भी उसने क्या बताया था, यहाँ उसने H प्लस ही बताया था, ठीक है, और यहाँ एज ए प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये H प्लस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन डोनर हो सकते हैं ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं, यानी जो एक्सेप्ट करता है। जैसे वाटर में हमने H2O था ना, तो इसको हमने H दे दिया था, ऐसे ही जो H रिसीव करेगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होते हैं वो H प्लस डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। इसको प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं, इसको प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन अलग तरीके से, जैसे H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है, तो इसके भी एग्जाम्पल में जैसे वहाँ हमने एग्जाम्पल देखा था ना, यहाँ भी वही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे HCl है, ठीक है, इसको हमने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो इसमें से एक H निकल गया, NH4 हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा है कि जैसे HCl है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये HCl है, इसको HN3 के साथ रेट कराया गया है, ठीक है, अमोनिया के साथ रेट कराया गया। इसमें से एक H निकल के इसके पास चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ Cl बचा, और यहाँ पे क्या हो गया, NH4 हो गया। बट ये प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि H जो आया है ना वो प्लस के साथ आया है, इसलिए ये जो होगा NH4 प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही तो लिखा गया है
इसको आप ऐसे लिख लेना NH4 प्लस में, चूँकि टाइपिंग में ये हो नहीं पाता इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और Cl अकेला बच गया तो यहाँ Cl को हमने अलग रखा है। अब Cl पे क्या होगा, एक माइनस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ H प्लस निकल गया। अब चूँकि ये दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं तो जब प्लस लेके निकला है तो न्यूट्रल करने के लिए Cl पे माइनस ही तो चढ़ेगा। वैसे भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये Cl माइनस होता है, ठीक है। जैसे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि किसी भी जो चार्ज होता है उस चार्ज पे कितना प्लस और कितना माइनस होता है। क्लियर है? इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब कार्बन वाला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी कि जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है वो कौन है, HCl है, और ब्रॉन्स्टेड बेस है वो कौन है, NH3 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये दिया है, H प्लस दिया है और ये एक्सेप्ट किया है, तो हमने क्या बताया है कि जो डोनर होता है उसको एसिड कहते हैं, जो एक्सेप्टर होता है उसको बेस कहते हैं। समझ में आ गया? ये पूरी तरीके से समझ में आ गया कि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस। एसिड वो होता है जो H प्लस डोनर होता है, बेस वो होता है जो H प्लस एक्सेप्टर होता है। तो इसने डोनेट किया और इसने रिसीव किया, इसीलिए ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि लेवाइस डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक और साइंटिस्ट थे लेविस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन को दिया गया था एसिड और बेस का। इन्होंने कहा कि एसिड एंड बेस डिस्क्राइब्ड एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। बस ये डेफिनेशन ही आपको याद रखना है, यहाँ इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना आप गड़बड़ कराओगे। इसीलिए बस इसका डेफिनेशन याद करो। इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे या फिर समझाने को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो लेविस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले था H प्लस डोनेट, जो ब्रॉन्स्टेड था ना उसमें H प्लस डोनेट था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एसिड एक्सेप्ट करता है, और बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। क्लियर है? बस इतना ही आपको समझाना था। तो हमने 3 डेफिनेशन देखा। पहला आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस, फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस, फिर लेविस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस। क्लियर है? अब चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी जो भी एसिड होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो आगे भी हम एक जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, बट वो जनरल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मतलब अगर किसी और सब्सटेंस के साथ एसिड को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, ठीक है। बट उसको हेडिंग मैंने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के तौर पे ही दिया है। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। इनका नेचर जो होता है वो कोरोसिव होता है, किसी भी चीज़ पे डालेंगे तो उसको कोरोस करना ये स्टार्ट कर देता है। कह रहा है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे आपको पता है ना कि H प्लस आयन डोनर होता है, अब जब जैसे ही H प्लस आयन हुआ है ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, और जो भी सब्सटेंस आयनाइज्ड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप पानी ले लो, उसमें नमक डाल दो, ठीक है, वो आयनाइज्ड हो जाता है। अब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी गुड कंडक्टर हो जाता है। ऐसे ही कह रहा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है? अब देखो पीएच वैल्यू, ये आपके सिलेबस में है। पीएच वैल्यू क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लो कि पीएच वैल्यू एक स्केल होता है जो 0 से लेके 7 तक, मतलब पॉजिटिव साइड में और निगेटिव साइड में 2 वैल्यूज़ होती हैं। सॉरी, पहला 0 से लेके 7, फिर 7 से लेके 14 तक, ये स्केल होता है पीएच वैल्यू की। उसमें अगर एसिड की वैल्यू की बात करें तो ये हमेशा लेस देन 7 होता है, यानी 7 से अगर कम आना शुरू हो जाएगा ना, जैसे किसी का 5 आ गया पीएच वैल्यू, किसी का 4 आ गया, किसी का 6.5 आ गया, तो ये सब जो है एसिड नेचर के होते हैं। यानी लेस देन 7 जब शो करेगा तो वो एसिड नेचर का होता है, और 7 हो गया तो इसको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाने पर वो बेस नेचर का होता है। तो खैर एसिड में जो लेस देन 7 होता है पीएच वैल्यू, वो हमेशा क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। क्लियर है? कह रहा है कि व्हेन रिएक्ट विथ मेटल दिस सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ये मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया था कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको याद कर लेना, एकदम डेफिनेशन को दिमाग में बैठा लेना, रिएक्शन भी दिमाग में बैठा लेना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट, ये तो हमने डेफिनेशन में बताया कि जो एसिड्स होते हैं अगर उनको टेस्ट किया जाएगा तो वो सोर टेस्ट होगा, खट्टा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको H2SO4 ऐसे लिखते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको सिंपली HCl ही लिख देते हैं। फिर एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, इसको लिखते हैं, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है, ये केमिकल नाम है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं
प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, ठीक है, यूजेस इसके बाद देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में कह रहा है कि दे आर बीटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बीटर होता है। ये डेफिनेशन में ही हमने देखा था। दे आर सॉपी इन टच, जब हाथ से छूओगे ना सॉपी, सॉफ्ट होगा। जैसे आप सर्फ वगैरह देखते हो ना, डिटर्जेंट वगैरह, वो सब सॉफ्ट ही तो होते हैं, वो सब बेस होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टू टच, ठीक है। फिर कह रहा है कि टर्न लिटमस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये भी हमने डेफिनेशन में देखा था। जितने भी रेड पेपर होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, कौन, बेस। फिर मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो, ये हमने इंडिकेटर्स वाले में भी देख लिया था। फिर फिनाफ्थलीन में हमने देखा था कि कलरलेस से किस में कन्वर्ट कर देता है, पिंक में कन्वर्ट कर देता है, ये भी हमने इंडिकेटर्स में देख लिया था, ठीक है। एक बार उसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से ये समझ में आ जाएगा लाइन। कह रहा है कि रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस, अगर इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे ना तो ये OH आयंस देगा, ये डेफिनेशन में हमने देख लिया था। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि बेस वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, क्लियर है। फिर कह रहा है कि इन देयर एक्वस सोल्यूशन बेस एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसके एक्वस सोल्यूशन में अगर बेस को मिलाया जाएगा ना तो ये भी क्या होता है, गुड कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। जैसे एसिड गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये भी क्या करेगा, गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वे OH माइनस आयंस में तो कन्वर्ट हो गया ना, और आयंस जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 7। देखो एसिड का क्या था, लेस देन 7 था, एसिड का क्या था, लेस देन 7 था, बेस का जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड लेस देन 7, बेस ग्रेटर देन 7। तो बेस का जो pH वैल्यू होती है कितनी होती है, ग्रेटर देन 7 होता है। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, NaOH। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पेट वगैरह ख़राब होता है ना, तो जो हम सिरप वगैरह पीते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही होता है। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, MgOH का ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो आपने देख लिया था, NaOH। ये सभी के सभी क्या हैं, बेस हैं। तो हमने देख लिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ये चूँकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।